हेलो गाइस, एक बार फिर से ज्योग्राफी के लेक्चर पे हम यहाँ पे आए हैं साथ में, और यह प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है CGPSC ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी के द्वारा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और साथ ही तारों का कैसे निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि भूगोल के जो जनक है वो हिकेटियस है और ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, जिसको सर जॉर्ज लीमात्रे ने दिया है। तो हम लोग ब्रह्मांड में पढ़ते हैं सबसे पहले नेबुला, या इसे हम हिंदी में कहते हैं निहारिका। ये व्यापम की एग्जाम में आ चुका है, नेबुला या निहारिका। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली? ये होता है धूल एवं गैसों के विशाल बादल होते हैं। किसके? धूल एवं गैसों के विशाल बादल होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और आप देखेंगे कि निहारिका या नेबुला से ही किसकी उत्पत्ति होती है? तारों की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, तो उस हाइड्रोजन में संलयन की क्रिया होती है। इस हाइड्रोजन में कौन सी क्रिया होगी? फ्यूजन या फिर संलयन कहते हैं। इससे निर्मित होगा हीलियम प्लस एनर्जी। ठीक, इस हीलियम प्लस एनर्जी, इस एनर्जी से क्या होगा? नेबुला या निहारिका के आकार में वृद्धि होगी। ठीक, आकार में वृद्धि के साथ ही अंतिम रूप से तारों का निर्माण होगा। ठीक, तारों का निर्माण होगा। ठीक है, जो ब्रह्मांड में प्रारंभिक तारा था उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आदि तारा या फिर प्रोटोस्टार। आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। ठीक है, तारों को उनके आकार में 3 भागों में बांटा गया है: छोटे तारे, मध्यम तारे एवं विशाल तारे। छोटे तारे, ठीक है, ये तारे हैं, इन्हें आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। छोटे तारे जिन्हें हम सनलाइट भी कहते हैं, सनलाइट। मध्यम तारे, इसे कहते हैं ह्यूज स्टार। और विशाल तारे, इसे इंग्लिश में कहते हैं जायंट स्टार। ठीक है, जो छोटे तारे होते हैं इनकी साइज होती है 1.44 टाइम्स लार्जर देन द सन। ठीक है, ठीक, और इसकी होती है 1.44 to 3 टाइम्स लार्जर देन द सन। और जो विशाल तारे हैं उनका आकार होता है 3 से 5 गुना, सूर्य के आकार से 3 से 5 गुना, या 3 to 5 टाइम्स लार्जर देन द सन। ठीक, ये जो 1.44 टाइम्स की जो सीमा है, इस सीमा को बनाई थी भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। किसने? भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने, जिसके लिए इनको 1983 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, अब बात करते हैं तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र हमने देख लिया कैसे तारों का निर्माण होता है निहारिका या नेबुला से। उसमें हाइड्रोजन में संलयन की क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हीलियम व एनर्जी का निर्माण होता है और साथ ही उनके आकार में वृद्धि होती है, जो कि तारों का रूप धारण करते हैं। ठीक, अब देखते हैं तारों का जीवन चक्र, अर्थात उनके निर्माण से लेकर उनके अंतिम चरण तक उनका जीवन कैसा रहता है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं छोटे तारे। ठीक, छोटे तारे, इनमें क्या होता है? छोटे तारों में जब तक हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है, या जब तक इसके कोर में हाइड्रोजन में संलयन की क्रिया हो रही है, तब तक इनका जीवन चलता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लें, सन की जो आयु है वो हमें पता है 9.6 अरब वर्ष नापी गई है। ठीक है, ठीक, और ये अभी तक कितना हो चुका है? इसकी उम्र पार कर चुका है, ये 4.6 अरब वर्ष जी चुका है। अब बची हुई उम्र क्या है इसकी? 5 अरब वर्ष।
यानी 5 अरब वर्ष अभी ये और जीवित रहेगा, अर्थात 5 अरब वर्ष तक इसमें हाइड्रोजन में इसके कोर में उपस्थित हाइड्रोजन में संलयन की क्रिया होती रहेगी। ठीक, जैसे ही इन छोटे तारों की बात कर रहे हैं, जैसे ही इनमें हाइड्रोजन का संलयन समाप्त होता है, ठीक, तो इसके कोर में क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगी, अर्थात कोर सिकुड़ने लगेगा। ठीक, हाइड्रोजन के समाप्ति पर क्या होगा, हाइड्रोजन के समाप्ति पर कोर सिकुड़ने लगेगा। ठीक, और जो हाइड्रोजन है वो हीलियम से लेकर लिथियम और अन्य भारी तत्वों में टूटने लगेगा। ठीक है, तो इसी कोर में कौन सी क्रिया होगी, इसी कोर में क्रिया होगी हाइड्रोजन से हीलियम, देन लिथियम, इसके साथ ही बेरिलियम, बोरान, कार्बन, अप टू ये अंतिम रूप से आयरन के रूप में जाकर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अपने अंतिम चरण में ये जब जाता है तो जब तारे श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक, तो उसे कहते हैं हम श्वेतवामन तारे। ठीक है, श्वेतवामन, इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। ठीक है, व्हाइट डॉर्फ। ठीक, यही व्हाइट डॉर्फ जो होता है वो जब इसके कोर में अंतिम क्रिया आयरन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब तारा, ठीक है, इसके कोर में जो हाइड्रोजन का संलयन है भारी तत्वों में टूटता है और अंतिम रूप से आयरन में जाके रुक जाता है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम और उसके साथ ही अन्य भारी तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अंतिम चरण इसका क्या है, आयरन है। लेकिन उसके पहले जब तारे श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उसे श्वेतवामन कहते हैं। ठीक, और यही श्वेतवामन तारे जब अंतिम रूप से आयरन में परिवर्तित हो जाता है तो उसे काला वामन या भूरा वामन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जब हाइड्रोजन हीलियम से अन्य भारी तत्वों में टूटेगा और अंतिम रूप से आयरन में जब टूट जाएगा वो, यानी आयरन में पूरी तरह से उसका कोर जो है आयरन में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, काला वामन। ठीक है, या फिर ब्लैक ड्वार्फ। और इसकी पहली की स्थिति क्या थी, व्हाइट ड्वार्फ। ये व्हाइट ड्वार्फ ही बाद में जाके ब्लैक ड्वार्फ में चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो तारों का बाहरी हिस्सा है जब वो फैलने लगता है तो वो लाल दिखलाई पड़ता है। कैसा दिखलाई पड़ता है, लाल, जिसे हम कहते हैं लाल दानव या फिर रेड जायंट, रेड जायंट। ठीक, तो ये सब क्रियाएं किसमें हो रही है, छोटे तारे में हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए, निहारिका या नेबुला है, ठीक, धूल एवं गैसों के बादल है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन में संलयन क्रिया होगी जो कि हीलियम और एनर्जी में परिवर्तित होगी। ठीक, जब हम फिर तारों का निर्माण होगा आकार के बढ़ने से। ठीक, जब जीवन चक्र की बात करते हैं हम, तो जो हाइड्रोजन का संलयन जब तक चलते रहेगा तारों में तब तक वो जीवित रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन भारी तत्वों में टूटने लगेगा। ठीक, और जब टूटेगा अंतिम रूप से वो उसका क्या होगा, आकार आयरन के रूप में होगा। ठीक, जब आयरन के रूप में हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक, और जब तारों का बाहरी हिस्सा फैलने लगता है तो वो लाल दिखलाई पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं हम, लाल दानव। ठीक, अब बात करें हम किसकी, मध्यम तारों की। मध्यम तारों की, तो मध्यम तारे सबसे पहले लाल महादानव में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, लाल महादानव में परिवर्तित होने के पश्चात इनमें क्या होता है, लाल महादानव, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेड सुपर जायंट। रेड सुपर जायंट। ठीक है, और जब तारों का आकार बढ़ने लगेगा तो उसमें एक क्या होगा, विस्फोट होगा, जिस विस्फोट को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। ये सुपरनोवा विस्फोट है, महाविस्फोट है, और यही समस्त ब्रह्मांड की चमकीली घटना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है पहले की एग्जाम्स में कि सर्वाधिक समस्त ब्रह्मांड की सर्वाधिक चमकीली घटना इनमें कौन सी है, तो उसका आंसर सुपरनोवा होगा। ठीक, इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होता है, सेम क्रिया होती है किसमें, आपके विशाल तारों में भी। ठीक है, विशाल तारे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें ये भी किसमें होंगे, रेड सुपर जायंट में चेंज होंगे। ठीक, तो आप, ठीक, अब क्या होगा, इसमें भी सुपरनोवा का विस्फोट होगा। दोनों में क्रियाएं समान होती है, पर अंतर कहां होता है, तो ये देखिए,
मध्यम तारों को हम बोलते हैं ह्यूज स्टार और इसे बोलते हैं जायंट। ठीक, तो आपको पता है दोनों में समान क्रिया होगी, रेड सुपर जायंट। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसे लाल महादानव, परंतु इसके बाद क्या होगा, सुपरनोवा, और इसमें भी समान क्रिया होगी। ठीक है, ठीक, परंतु सुपरनोवा के बाद ये जो मध्यम तारे हैं या ह्यूज स्टार हैं वो न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके ब्लैक होल में, ब्लैक होल। ठीक, ब्लैक होल में परिवर्तित होने के बाद क्या होता है, अब एक क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले कि पल्सर किसे कहते हैं। ठीक, तो जब न्यूट्रॉन, मध्यम तारे न्यूट्रॉन तारों में परिवर्तित हो जाते हैं और थोड़े थोड़े अंतराल पर ये न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित करते हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, स्पंद कहलाता है। और जब मध्यम तारे स्पंद के रूप में उत्सर्जित होते हैं तब इन्हें क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। ठीक, अब बात आती है ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल बहुत ही छोटे आकार के, ठीक है, छोटे आकार के पिंड है, परंतु द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। ठीक, और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो लगभग अनंत के बराबर होती है। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। चूंकि प्रकाश का परावर्तन उससे नहीं हो पाता इसलिए यह काला दिखाई देता है, इसे हम सामान्य आकार से नहीं दे सकते। ठीक, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि आकाश गंगाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। और जब यह आकाश गंगाओं को पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित करता जाएगा वैसे वैसे इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा और असंतुलित ऊर्जा होने के कारण इसमें एक महाविस्फोट होगा। ठीक है, इसमें एक महाविस्फोट होगा जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसे सर जॉर्ज लिमात्रे ने दिया था। ठीक है, और इसी के बाद ये यहां पर समाप्त होता है ये सब चीजें, छोटे तारे, मध्यम तारे, विशाल तारे, ये इसकी अंतिम परिणति है। ठीक है, ब्रह्मांड की। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे कि पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, सूर्य है। अगर पूछा जाए कि इसके बाद का तारा कौन सा है तो इसके बाद का तारा कहलाएगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक, एक और पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो है सर्वाधिक चमकीला तारा ब्रह्मांड में अगर बात किया जाए तो कौन सा होगा, साइरस, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है ध्रुव तारा। आप सब जानते हैं किस दिशा में पाया जाता है या किस दिशा में स्थित होता है, ये होता है आपका उत्तर दिशा में। ठीक है, इसके साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं 2, उसमें से चौथे नंबर में है कि जो नीले तारे रहते हैं उसका तापमान सर्वाधिक होता है और जो लाल तारे होते हैं उसका तापमान उसकी अपेक्षा कम होता है। और 5वां पॉइंट है कि जो बड़े तारे होते हैं उनकी उम्र कम होती है और छोटे तारों की उम्र सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो गाइज ये बात हुई तारों की उत्पत्ति की। ठीक है, कुछ कुछ हमने ब्रह्मांड को भी इसमें टच किया। आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे सौर मंडल एवं उसका परिवार। सौर मंडल को पढ़ने से पहले आकाशगंगा और नक्षत्र को हम जान लेते हैं। तो आकाशगंगा क्या होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित तारों का विशाल समूह आकाशगंगा है। ठीक है, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, इसे ही हिंदी में बोलते हैं दूधिया पथ या दुग्ध मेघला या एरावत पथ। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होता है, ब्रह्मांड में जो है दूरी मापने की इकाई है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये बराबर होता है, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इंटू 24 आवर्स इंटू 365 डेज। ठीक, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर पाया जाएगा 9460 अरब किलोमीटर। ठीक, आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है मिल्की वे का। ठीक है, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र जो होते हैं वह विशिष्ट तारों का विशिष्ट आकृति वाले समूह होते हैं नक्षत्र। ठीक है, तारों की विशिष्ट आकृति वाले समूह होते हैं। ये नासा के द्वारा बताया गया 88 to 89 समथिंग है। ठीक है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में 27 नक्षत्रों की बात की गई है। ठीक है, जो कि क्या है, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, मर्गशीर्ष और पुष्प, स्वाति, रेवती आदि। ठीक है, अब तारामंडल की बात करें हम तो उर्सा माइनर और उर्सा मेजर, ये 2 होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि उर्सा मेजर में ही सप्तऋषि तारामंडल
उपस्थित हैं। ठीक है, तो गाइज आने वाली क्लासों में हम सौरमंडल एवं उसका परिवार पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो छत्तीसगढ़ CGPSC ई ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक बटन दिया है उसे लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्रत्यक्ष तौर पे क्लासेस पढ़नी है तो मालवीय चौक में स्थित छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी में भी आके आप एडमिशन ले सकते हैं। वहां भी शिक्षकों के माध्यम से, पूरी फैकल्टी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। हर विषय की अलग अलग फैकल्टीज वहां पे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.